नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। हम 10 रूपक देख रहे हैं आचार्य धनंजय का। आचार्य धनिक धनंजय कथा वस्तु की चर्चा कर रहे हैं इस समय। बीच में पताका शब्द आ गया तो पताका स्थानक की चर्चा उन्होंने कर दी। अब हम फिर से उसी कथानक को याद करें कि कथानक के प्रकार क्या हैं। तो याद कीजिए, आधिकारिक और प्रासंगिक 2 प्रकार के कथानक कहे गए थे, लेकिन प्रासंगिक के फिर 2 भेद किए गए थे, एक पताका और प्रक्रिया। तो अगर हम इस प्रकार से देखें तो एक आधिकारिक कथानक है, एक पताका कथानक है, प्रक्रिया कथानक है। 3 प्रकार के कथानक हैं, इनकी चर्चा हो चुकी है। तो कहते हैं प्रख्यातोत्पाद्य मिश्रत्व भेदात त्रेधापि तत्त्रिधा। प्रख्यात, उत्पाद और मिश्र, इन 3 भेद से वो तीनों प्रकार के कथानक, तीनों प्रकार के यानी आधिकारिक, पताका और प्रक्रिया, जो प्रासंगिक के 2 प्रकार हैं, वो तीनों कथानक प्रख्यात कथानक, उत्पाद्य कथानक और मिश्र कथानक के भेद से 3 प्रकार के होते हैं। त्रेधापि तत्त्रिधा, वो तीनों ही ये 3 प्रकार के होते हैं। प्रख्यातम इतिहासादिर, प्रख्यात कथानक किसको कहा जाएगा उसकी परिभाषा देते हैं। जो इतिहास में प्रसिद्ध है उसको प्रख्यात कथानक कहा जाएगा। उत्पाद्यम कवि कल्पितम, और उत्पाद्य किसको कहा जाएगा, जो कवि की कल्पना पे आधारित होगा उसको उत्पाद्य कहा जाएगा। मिश्रम च शंकराताभ्याम दिव्य मर्त्यादि भेदतः, और जो मिश्र है वो किसको कहा जाएगा कि ऐतिहासिक हो और कवि ने कुछ अपनी कल्पना उसमें डाल दी हो तो उसको मिश्र कहा जाएगा, क्योंकि वो पूरी तरीके से न तो ऐतिहासिक रहा और ना पूरी तरीके से कवि की कल्पना पे आधारित है। तो जो अभी तक चर्चा हुई थी कि कथानक के 3 प्रकार हैं, एक आधिकारिक और प्रासंगिक के 2 भेद, पताका और प्रक्रिया। अब वो कहते हैं इन तीनों के 3 भेद होंगे, यानी जो आधिकारिक कथानक है वो भी ऐतिहासिक हो सकता है यानी प्रख्यात हो सकता है, वो कवि कल्पित हो सकता है यानी उत्पाद्य हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि जिस ऐतिहासिक हो और कवि ने कुछ अपनी कल्पना उसमें मिलाई हो तो उसको मिश्र कथानक कहा जाएगा। इसी प्रकार से जो पताका कथानक है उसके भी 3 भेद हो सकते हैं और प्रक्रिया के भी 3 भेद हो सकते हैं। तो ये जो भी कथानक है, यानी चाहे वो आधिकारिक हो, चाहे पताका हो, चाहे प्रक्रिया हो, जिसके 3 प्रकार हमने देख लिए, मिश्र, उत्पाद्य और ऐतिहासिक या प्रख्यात, इनके अन्य भेद भी हो सकते हैं। और वो भेद क्या हो सकते हैं, तो लिखते हैं दिव्य मर्त्यादि भेदतः, यानी वो दिव्य पात्र से संबंधित हो तो वो कथानक भी दिव्य हो जाएगा, वो मृत्युलोक के पात्र से संबंधित हो तो कथानक भी मर्त्य हो जाएगा, और अगर वो किसी मृत्युलोक के ऐसे पात्र से संबंधित हो जो दिव्य पात्र बन जाता है तो वो दिव्यादिव्य के कक्षा में आ जाएगा। तो इस प्रकार से कथानक के बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। चलिए अब इन सबके थोड़े उदाहरण जान लें कि किसको ऐतिहासिक कहा जाएगा, किसको उत्पाद्य कहा जाएगा, किसको, तो अगर आपने संस्कृत की रचनाएं पढ़ी हैं तो आप इसको समझ पाएंगे, नहीं तो आपको समझने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि प्रख्यात कथानक क्या है। तो प्रख्यात कथानक वो होता है जो हमारे किसी रामायण में, महाभारत में, पुराण में या कहीं पे भी ऐतिहासिक ग्रंथों में जिसकी चर्चा हुई हो, वो ऐतिहासिक कथानक होगा। अब ऐसे कथानक को लेकर के जब कोई स्टोरी लिखी जाएगी तो वो ऐतिहासिक कथानक कहा जाएगा। रामायण के कथानक को लेकर के जो भी रचनाएं लिखी गई हों वो आप ऐतिहासिक मान सकते हैं। इसी प्रकार से महाभारत की किसी कथा को लेकर के कुछ लिखा गया तो उसको आप ऐतिहासिक मान सकते हैं, ऐतिहासिक हो या ना हो, लेकिन वो प्रख्यात तो है, लोग उस कथानक को जानते हैं, इसको प्रख्यात कथानक। अब देखिए, प्रख्यात कथानक की ये वैशिष्ट होता है कि लोगों को वो कथा मालूम होती है, लेकिन जब वो दृश्य रूप में सामने आती तो लोगों को ये रहता है कि अरे भाई इसको देखने में तो और भी मजा आएगा। आप देख लीजिए, इस समय लॉकडाउन के समय में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जो रामायण सीरियल, भाई रामायण से प्रख्यात तो कथानक क्या हो सकता है भारतवर्ष में, आज से 30-35 साल पहले बनी थी, वो तब तो थी, इतनी चली थी
लेकिन वही प्रख्यात कथानक या वही रामायण सीरियल जो है इस लॉकडाउन में दिखाया दूरदर्शन वालों ने, तो फिर उसको इतने टीआरपी मिले, फिर वो लोगों के लिए सबसे पॉपुलर रही है, सबसे ज़्यादा उसी को देखा गया है और इतना अधिक वो पॉपुलर हुई कि स्टार प्लस वाले उन्होंने फिर से उसको दिखाना शुरू किया। तो ये तो सोचिए कि जो सीरियल अभी 8 दिन नहीं हुए जिसको पूरा हुआ, या 4-5 दिन पहले जो सीरियल पूरी हुई है, वही सीरियल आप दोबारा दिखाने के लिए मजबूर होते हैं। ये कालातीत तत्व है और ये प्रख्यात कथानक का ही ये वैशिष्ट होता है कि लोग उसको कितने बार भी देख लें लेकिन फिर भी उसका आनंद लिया करते हैं। ये प्रख्यात कथानक की विशेषता होती है। चलिए, प्रख्यात के बाद दूसरे प्रकार का कथानक है उत्पात, जो बिल्कुल कवि की कल्पना पे आधारित होता है। हमारे यहाँ मालती माधव या कुछ इस प्रकार की रचनाएं लिखी गई हैं जिनको हम कहते हैं कि बिल्कुल काल्पनिक कथानक है। कवि को लगा कि उसको स्टोरी, आजकल के जितने सीरियल चलते हैं अधिकांशतः सीरियल इसी प्रकार के होते हैं जो काल्पनिक कथा पे आधारित होते हैं, ये काल्पनिक है। लेकिन कुछ कथानक ऐसे होते हैं जो कि होते तो हैं इतिहास प्रसिद्ध पात्रों को लेकर के, लेकिन उसमें कवि अपनी कल्पना से उनमें कुछ ऐसे परिवर्तन लाता है जिससे कि वो कालातीत हो जाते हैं। आप ध्यान दीजिए, अभिज्ञान शाकुंतल है महाकवि कालिदास का। हम सब जानते हैं कि ओरिजिनल दुष्यंत की कथा क्या है, कि वो जहाँ जाता है अगर उसको कोई सुंदर कन्या देखी जाती, और ये एक दुष्यंत की बात नहीं है, सभी राजाओं की ऐसी स्थितियाँ हुआ करती थी। ये बात अलग है कि दुष्यंत का स्वभाव ऐसा था कि वो जहाँ गया वहाँ उसने जो कुछ किया उसके बाद वो भूल जाता था। महाराज दशरथ की 350 रानियों का उल्लेख पाया जाता। 350 रानियाँ क्या सभी राजाओं के साथ संबंध के लिए ही थोड़ी वो रानियों के साथ हुआ। कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति को कोई पात्र अच्छा लग जाता है और राजा है तो उसको ये अधिकार भी बनता है, या उसने उसको प्रपोज किया तो उसको मना भी नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार से अनेक रानियों की प्रथा तो थी, और ये अनेक की संख्या जिसको हम अनेक कहते उस अनेक तक सीमित नहीं रहा करती थी। हम तो यही जानते महाराज दशरथ की 3 रानियाँ थी, लेकिन 3 नहीं 350 रानियाँ थी। वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट उल्लेख पाया जाता है। लेकिन उन रानियों की कोई कथा नहीं होती, उन रानियों की कोई वैल्यू नहीं होती है। वो तो बस उनके जीवन में कब आई, कितने दिन के लिए आई और क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो कथानक भी एक अलग कथानक है। उसकी चर्चा करने बैठेंगे तो बड़ी समस्या हो जाएगी। तो ओरिजिनल दुष्यंत का जो स्वभाव है वो तो ये है कि जिसको वो मिलता है उसके सामने प्रेम अभिव्यक्त करता है, उसके साथ संबंध बनता है, फिर तो उसको याद भी नहीं रहता कि मैं ऐसे किसी व्यक्ति से मिला या नहीं मिला। यही शकुंतला के साथ हुआ। लेकिन अगर ऐसा नायक हो तो वो नायक समाज के लिए बड़ा ही हानिकारक होगा, या इस प्रकार के नायक को नायक ही कैसे कहा जाएगा, वो तो विलन कहा जाएगा ना ऐसे उसको। तो कालिदास ने उसमें एक परिवर्तन किया कि दुर्वासा ऋषि का कथानक लेके आए, कण्व ऋषि की कथा को अलग ढंग से प्रस्तुत किया कि जब दुष्यंत पहुँचे तो कण्व ऋषि किसी कार्य के लिए गए हैं। ये सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे परिवर्तन हैं जो करते हैं, उसके पात्रों में भी परिवर्तन करते हैं और कथानक को अलग ढंग से प्रस्तुत करते हैं। तो ये प्रख्यात कथानक को अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा उसमें कुछ नई चीज़ें डाल करके मिश्र बनाया जाता है। पुरवा उर्वशी का संवाद भी इसी प्रकार का है कि उसमें उर्वशी एक अलग प्रकार की है, ऐतिहासिक कथानक तो कुछ अलग ही कहता है। लेकिन जब कालिदास की उर्वशी आती है तो वो पुरवा के लिए कितनी समर्पित है, इस चीज़ को अगर हम देखते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि कवि अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा जब उसमें परिवर्तन लाता है तो वो रचना बड़ी ही श्रेष्ठ बन जाती है। तो ये मिश्र प्रकार का कथानक हुआ। अब जरा दिव्य अदिव्य और दिव्या देवी की अगर बात की जाए तो अगर मान लीजिए आपने किसी देव पुरुष को ले लिया अपनी कथानक के नायक के रूप में, तो आपका वो कथानक दिव्य हो जाएगा, क्योंकि दिव्य देती देवा, जो प्रकाशित होते हैं वो देवता होते हैं और उनको दिव्य कहा गया। यानी किसी देवता को लेकर के, किसी देव पात्र को लेकर के अगर आप कथानक लिखते हैं तो दिव्य कथानक माना जाएगा। किसी मृत्यु लोक के राजा को लेकर के आप कथानक लिखते हैं तो वो अदिव्य माना जाएगा या मर्त्य माना जाएगा। लेकिन आप राम जैसे किसी चरित्र को ले लेते हैं, कृष्ण जैसे किसी चरित्र को ले लेते हैं जिनका जन्म तो मनुष्य के रूप में हुआ है, लेकिन उनको अवतारी पुरुष माना जाता है। तो अब क्या हुआ कि राम की कथा आपने ले ली तो आप कुछ चमत्कार भी दिखा सकते हैं देवताओं के तुल्य, और आप मृत्यु लोक के साथ भी उनको जोड़ सकते हैं। तो ऐसे कथानक जो हैं वो दिव्य अदिव्य कहे जाते हैं। तो कथानक के ये कुछ प्रकार हैं, उदाहरण के साथ आपको समझाए। अब इस कथानक की चर्चा करने के साथ में एक विशिष्ट बात, वैसे तो प्रयोजन की चर्चा हो चुकी है, लेकिन यहाँ ये जो कथानक होता है, ये जो इतिवृत्त होता है जिसका आयोजन किया जाता है,
उसका कोई ना कोई फल तो होना ही चाहिए। तो कहते हैं कार्यम त्रिवर्गस तद शुद्ध एकानेकानुबंधीचा। जो हमारे यहाँ त्रिवर्ग हैं, देखिए 4 वर्ग हैं, वैसे तो 4 पुरुषार्थ जो हैं वो 4 वर्ग हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। लेकिन इन रूपकों में से किसी भी रूपक का लक्ष्य मोक्ष नहीं हो सकता है। इसलिए धर्म अर्थ या काम, इन 3 में से किसी एक कार्य की सिद्धि या किसी एक वर्ग की सिद्धि के लिए ये वार्ता लिखी जाए, या हो सकता है कि एकाधिक, तो शुद्ध का अर्थ है कि इनमें से धर्म के लिए भी नाटक लिखा जाता है, या अर्थ को लेकर के नाटक लिखा जा सकता है, या काम प्राप्ति के लिए। तो धर्म अर्थ काम, इन 3 वर्ग में से किसी एक वर्ग की सिद्धि के लिए भी इस कथानक की रचना होती है। और ये भी संभव है कि शुद्ध ना हो, यानी सिर्फ धर्म के लिए नहीं हो, उसका लक्ष्य धर्म अर्थ काम भी हो सकता है या अर्थ काम भी हो सकता है। तो जो भी उसका प्रयोजन हो, ये प्रयोजन यहाँ पे होगा। ये इतिवृत्त क्यों लिखा जाएगा, उसकी कुछ उद्देश्य होंगे, उसकी कुछ फल प्राप्ति होगी। और उद्देश्य के रूप में यहाँ पे ये कहा है कि धर्म अर्थ काम, ये जो त्रिवर्ग हैं, इन त्रिवर्ग में से किसी एक वर्ग की सिद्धि या एक से अधिक वर्गों की सिद्धि, ये इसका उद्देश्य रहेगा। मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अब मैं हर बार ये कहने लग गया हूँ कि वीडियो को आप लाइक कीजिए। अब फिर भी अगर आप लाइक नहीं करते हैं तो आपको ये चैनल देखने का अधिकार नहीं है, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। अगर आप इस चैनल को देखते हैं तो आपको इस वीडियो को लाइक करना चाहिए। हाँ, आज ही ये वीडियो देखने बैठे हैं तो आपकी इच्छा है कि आपको अच्छा लगे, आप लाइक करें ना करें। लेकिन जो हमारे विद्यार्थी जो रेगुलर हमारे चैनल को देखते हैं, उनको हमारे सभी वीडियो लाइक करने चाहिए। इससे चैनल की या जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ उसकी क्वालिटी का अंदाज लोग लगा सकते हैं। धन्यवाद। मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास। चैनल से आप परिचित हैं, संस्कृत साहित्य।